स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल यू आर वेरी वेल। माय नेम इज सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सूर्या बीएससी क्लासेस। डियर स्टूडेंट, बीएससी सेकंड ईयर के सेकंड पेपर के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने इस वीडियो में लेकर के आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी वीडियो को एंड तक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे एंड तक देखें और समझने की कोशिश करें। अगर इस चैनल पर, इस वीडियो पर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है और आपको लगता है कि अच्छा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में हम लाग्रांज एक्सिलरी इक्वेशन के द्वारा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको सारे नियम वगैरह सारी चीजें बता रखी हैं। तो देखिए, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं कि जो लाग्रांज मेथड की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर होती है, और लाग्रांज की जो सहायक समीकरण है एक्सिलरी इक्वेशन वो डी एक्स अपॉन पी इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर होती है। यहां से इन तीनों रेशो की सहायता से कोई भी दो को लेकर के हमें दो सॉल्यूशन निकालने होते हैं, जिनको हम u इक्वल टू ए और v इक्वल टू बी मानेंगे। अब इन दोनों सॉल्यूशन से जो फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन होगा इस दी गई इक्वेशन का, वो एफ यू वी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमें जो भी इक्वेशन दे रखी होगी उसको पहले इससे कंपेयर करके पी क्यू और आर की वैल्यू निकाल करके एक्सिलरी इक्वेशन में रख के और दो रेशियो को दो बार यूज करके दो सॉल्यूशन निकालने u और v, और उनको यहाँ पर एफ यू वी में पुट करके उसका हम आंसर निकाल सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इस एग्जाम्पल की तुलना अगर हम जो इसकी बेसिक फॉर्म है उससे करते हैं, तो यहां पर जो P की वैल्यू है वो 1 है, Q की वैल्यू यहां पर 3 है, और जो R की वैल्यू है वो 5z प्लस 10 y माइनस 3x है। अब यहां पर हम एक्सिलरी इक्वेशन ले लेते हैं। तो एक्सिलरी जो इक्वेशन है लाग्रांज की, वो हमारे पास है डी एक्स अपॉन एक्स सॉरी पी इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू एंड डी जेड अपॉन आर। इसमें अगर हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो डी एक्स अपॉन 1 इक्वल टू डी वाई अपॉन 3 एंड इक्वल टू डी जेड अपॉन 5z प्लस 10 y माइनस 3x। अब यहां पर हमको फर्स्ट और सेकंड रेशियो जो यहां पर दिख रहा है वो बिल्कुल इजी है और उसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहां पर हम फर्स्ट और सेकंड को सबसे पहले ले लेते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन 1 इक्वल टू डी वाई अपॉन 3। फर्स्ट और थर्ड को ले लिया, उनकी वैल्यू लिख ली, डी एक्स अपॉन 1 इक्वल टू डी वाई अपॉन 3। यहां पर इसको हम 3dx इक्वल टू डी वाई ले सकते हैं। अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो 3dx का 3x हो जाएगा, और बराबर में जो dy है उसका y हो जाएगा। कांस्टेंट को हम यहाँ लेफ्ट साइड में ही ले लेते हैं c1, और ये इधर y हो गया। तो इसका जो पहला सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा y माइनस 3x इक्वल टू c1।
जिसको हम u इक्वल टू a मान सकते हैं एक सॉल्यूशन। तो अब क्या होगा, अब हमको इसका सेकंड सॉल्यूशन निकालना है। तो सेकंड सॉल्यूशन निकालने के लिए फर्स्ट और सेकंड को तो हमने यूज में ले लिया, अब हमको थर्ड को यूज में लेना है। तो इसके साथ भी हम फर्स्ट या सेकंड में से किसी एक को मिलाएंगे, तो पहला ही ज्यादा आसान है, उसी को ही ले लेंगे। तो फर्स्ट एंड थर्ड को यहां पर हम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस 10 y माइनस 3x। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन तो z के अकॉर्डिंग करना है और अपॉन में y और x की वैल्यू भी आ रही है। तो जब तक यहां पर y माइनस 3x रहेगा तब तक इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमने ऊपर जो एक सॉल्यूशन निकाला है उसमें y माइनस 3x इक्वल टू C1 आ रहा है। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 से इसको अगर हम C1 पुट कर देंगे तो ये कांस्टेंट बन जाएगा और फिर इजीली इसका हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो यहां से फ्रॉम द इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस 10 C1। अब इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल इजी है, कर सकते हैं हम इसको। आगे अब हम सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा और यहां पर dz के अपॉन में केवल z का पद है, दूसरा कांस्टेंट है, तो ये भी 1 अपॉन x के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो 1 अपॉन x का log x होता है, इस रूप में इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो हम यहां लिख सकते हैं x dx का इंटीग्रेशन x, कांस्टेंट हम यहीं पर ले लेते हैं C2 इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 5z, तो ये हो गया 5z प्लस 10 C1 इंटू 5z का डिफरेंशिएशन 5 आएगा तो उससे डिवाइड होगा, तो ये हो गया 1/5। अब यहां पर इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए फाइव का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस 5C2 इक्वल टू log 5z प्लस 10 C1। यहां से log को अगर हम हटाते हैं तो ये रह जाएगा 5z प्लस 10 C1 इक्वल टू e की पावर 5x प्लस 5C2। इसको समान इक्वल बेस पर हम सेपरेट भी कर सकते हैं, तो e की पावर 5x इंटू ई की पावर 5C2 हो जाएगा, यहां पर यही रहेगा। अब हम क्या करते हैं कि ये जो 5 e की पावर 5C2 है, इसकी जगह पर एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं, हम C3 ले लेते हैं बाय द वे। तो ये हो जाएगा e की पावर 5x इंटू C3। यहां हम लिख लेंगे कि C3 इक्वल टू ई की पावर 5C2, और हमारे पास लेफ्ट साइड में जो रह जाएगी टर्म वो है 5z प्लस 10C1। अब हमको एक साइड केवल कांस्टेंट रखना है, तो केवल कांस्टेंट C3 है, तो e की पावर 5x को जब हम इधर भाग लगाएंगे तो ये पावर इधर माइनस की हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा e की पावर माइनस का 5x 5z प्लस 10C1 और इक्वल टू C3। अब यहां पर हम C1 की वैल्यू वापस से लिख देंगे, यहां पर y माइनस 3x है C1 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस का 5x 5z प्लस 10 माइनस 3x और इक्वल टू C3। ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन हो गया, और इस सॉल्यूशन को हम
v इक्वल टू b के रूप में मान सकते हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज कंप्लीट सॉल्यूशन जो हमको इक्वेशन दे रखी थी उसका रहेगा एफ यू कॉमा वी इक्वल टू 0। एफ यू कॉमा वी इक्वल टू 0 से जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे वैल्यू पुट करके, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। एफ पहला जो सॉल्यूशन हमारे पास था वो था y माइनस 3x इक्वल टू C1। तो ये पहला सॉल्यूशन आ जाएगा y माइनस 3x। तो y माइनस 3x ये पहला सॉल्यूशन हो गया। और ये दूसरा है e की पावर माइनस का 5x 5z प्लस 10 y माइनस 3x और इक्वल टू 0। तो ये हमको दी गई इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाता है इस तरीके से। तो ये लाग्रांज मेथड के द्वारा किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने ये किया है। तो इसी तरीके से और भी प्रश्नों का सॉल्यूशन आप करके देख सकते हैं जैसे हमने ये किया है। बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। थैंक यू।